विनियोग के निर्धारक तत्व, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट। इससे पूर्व आपने पढ़ा था विनियोग क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो विनियोग जो है किसी भी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में या विनियोग करने की जो प्रेरणा है वो मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। इसको कहते हैं MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। फलन के रूप में यदि व्यक्त करें तो I बराबर FR&E। इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अर्थात विनियोग जो है वो ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। किन्स के अर्थ में विनियोजन का अर्थ है प्राइवेट या निजी विनियोजन ही है। केवल निजी विनियोजन का निर्धारण ही पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जहाँ तक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का प्रश्न है वो इन दोनों तत्वों से स्वतंत्र होता है, उसको अपन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है ब्याज की दर। ब्याज की दर इन्वेस्टमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। जैसा कि अपन ने पूर्व में पढ़ा है, ब्याज की दर और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप यानी व्युत्क्रम संबंध होता है। ब्याज की दर यदि ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और ब्याज की दर कम होने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। परंतु ब्याज की दर जो है अल्पकाल में लोच रहित होती है तथा विनियोजन स्तर को प्रभावित करने में असफल रहती है। जैसा कि 1930 में जो विश्वव्यापी मंदी आई थी उस दौरान भी ये देखा गया और किन्स ने अपने विचार व्यक्त किए कि ब्याज की दर की अपेक्षा विनियोग जो है पूंजी की सीमांत दक्षता या कार्यकुशलता से ही ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अब बात आती है पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती क्या है। साधारण रूप में पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ विनियोग से प्राप्त होने वाले लाभ की अनुमानित दर से लिया जाता है। प्रोफेसर डिलार्ड के अनुसार किसी पूंजीगत साधन की अतिरिक्त या सीमांत इकाई लगाने से उसकी लागत पर आय की जो अधिकतम दर प्राप्त होती है उसे ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, पूंजी की सीमांत दक्षता बराबर प्रत्याशित आय एक्सपेक्टेड इनकम अपॉन पूंजी का पूर्ति मूल्य। प्रोफेसर कुरिहारा के विचार में पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, पूंजीगत साधन की प्रत्याशित आय एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम कैपिटल फैक्टर, और दूसरा है उस साधन का पूर्ति मूल्य। प्रत्याशित आय का अर्थ है किसी नए पूंजीगत साधन से भविष्य में प्राप्त होने वाली अनुमानित आय से है। प्रत्येक पूंजीगत साधन का अपना एक जीवन काल होता है, उसके बाद में वो उत्पादन देना बंद कर देता है, उसका उत्पादन जीरो हो जाता है। तो उसके जीवन काल के विभिन्न वर्षों में जो वो उत्पादन करता है उसको बेचकर उद्यमी कितनी रकम प्राप्त करने की आशा करता है उसे हम पूंजीगत साधन के जीवन काल के विभिन्न वर्षों की प्राप्तियां कहते हैं। यदि हम पूंजीगत साधन के विभिन्न वर्षों की शुद्ध वार्षिक प्राप्तियों का अनुमान लगाकर उन्हें जोड़ देते हैं तो वास्तविक आय उसकी ज्ञात हो जाती है। और दूसरी जो बात आती है वो है कि एक वर्ष में जितना भौतिक उत्पादन का अनुमान हम लगाते हैं उसको जब कीमत से गुणा करते हैं तो उससे भी जो है ये पूंजीगत साधन की शुद्ध आय ज्ञात हो जाती है। पूंजी की सीमांत दक्षता का निर्धारण करने वाला जो दूसरा तत्व है वो है साधन की पूर्ति कीमत, अर्थात जिस कीमत पर वो साधन बाजार से खरीदा गया। किन्स ने पूर्ति मूल्य के स्थान पर पुनर्स्थापन लागत यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का उपयोग किया है। पुनर्स्थापन लागत CR है जिसे पूर्ति कीमत कहा गया है। प्रत्याशित आय Q है, तो शुद्ध प्रत्याशित आय होगी Q माइनस CR, अर्थात प्रत्याशित आय में से पुनर्स्थापन लागत माइनस करनी है। यदि पूंजीगत साधन के जीवन काल को एक ही वर्ष मान लें, टेम्परेरी एक मान लें, एक से अधिक होता है, तो इस प्रकार गणना होगी MEC बराबर शुद्ध प्रत्याशित आय अपॉन पूर्ति कीमत Q माइनस CR अपॉन CR। इसको डिवाइड कर देते हैं, Q अपॉन CR माइनस CR अपॉन CR 1 हो गया।
-1 इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये समीकरण बन गया CR बराबर Q/1 + E। ये केवल उस परिस्थिति में जब जीवन काल 1 वर्ष है। यदि जीवन काल इसी प्रकार n वर्ष हो तो ये आपका जो चक्रवर्ती ब्याज जो आप 10th लेवल पर पढ़ते हैं उसके सूत्र का उपयोग किया है। चक्रवर्ती ब्याज में जब मूलधन याद करते हैं उसका जो सूत्र है उसको इसमें उपयोग में लिया गया है। तो CR बराबर Q1/1 + E पहला साल। दूसरे साल में जो प्रतिफल मिलेगा Q2/1 + E का होल स्क्वायर, उसका वर्तमान मूल्य हो गया। तीसरे साल में जो प्रतिफल मिलेगा Q3/1 + E का होल क्यूब। इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो ये जो लास्ट में है वो nवां पद आ जाता है। यहाँ R जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट बटे की दर है। पूंजी की सीमांत दक्षता को प्रोफेसर किन्स ने भी परिभाषित किया है। उनके अनुसार ये वह दर है जो किसी पूंजीगत माल के साधन के संपूर्ण जीवन काल की वास्तविक प्रत्याशित आयों के वर्तमान मूल्यों को उस मशीन की पूर्ति कीमत के बराबर बना देती है। अब है पूंजी की सीमांत दक्षता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इनको भी सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, अल्पकालीन तत्व और दीर्घकालीन तत्व। अल्पकालीन तत्वों में प्रमुख हैं उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति में यदि वृद्धि होगी वस्तु की मांग बढ़ेगी और उसके परिणाम स्वरूप विनियोग की मांग बढ़ेगी और पूंजी की सीमांत उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। दूसरा है आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन उपभोग को परिवर्तित करेगा, फलस्वरूप पूंजी की सीमांत दक्षता भी बदल जाएगी। अनुमानित लागत। पूंजीगत साधन की अनुमानित लागत तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है। लागत बढ़ेगी तो पूंजी की जो सीमांत दक्षता वो कम हो जाएगी। अनुमानित मांग, एस्टिमेटेड डिमांड। भविष्य में वस्तु की मांग बढ़ने की संभावना है तो निश्चित रूप से MEC बढ़ेगी। तरल परिसंपत्ति। तरल परिसंपत्ति के भंडार में वृद्धि होती है, विनियोग की प्रेरणा भी बढ़ेगी और MEC भी बढ़ जाती है। कराधान नीति। कराधान नीति में यदि ऊंची कर की दर है तो वो विनियोग को हतोत्साहित करके MEC को कम करता है और नीची कर की दर है MEC को बढ़ाता है। अब है दीर्घकालीन तत्व। जनसंख्या। किसी देश की जनसंख्या बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, पूंजी की सीमांत दक्षता बढ़ेगी। तकनीकी सुधार। उत्पादन की तकनीक में सुधार होने से उत्पादकों की साधनों की उत्पादकता बढ़ती है, लागत घटती है और पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि होती है। नए क्षेत्र का विकास। अर्थव्यवस्था में नए क्षेत्रों का विकास विनियोग के अवसरों को काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। राजनीतिक और सामाजिक वातावरण। किसी देश में यदि राजनीतिक स्थिरता है, शांति है, सुरक्षा का वातावरण है तो भी पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। दीर्घकाल में पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्यों गिरती है? ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि दीर्घकाल में पूंजी की सीमांत उत्पादकता गिरने की प्रवृत्ति होती है, किंतु कुछ अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं है। किन्स के अनुसार दीर्घकाल में पूंजी की परिसंपत्तियों के स्टॉक में जब वृद्धि होती है तो उनके प्रतिफल में कमी आ जाती है, अर्थात दीर्घकाल में संभावित आय गिरती है। दीर्घकाल में पूंजी परिसंपत्तियां प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं, जिससे विनियोग बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है और प्रत्याशित आय और प्रतिफल जो है वो गिरने लगता है। यदि ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत दक्षता दोनों समान है तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि फर्म के पास पूंजी की अनुकूलतम मात्रा है। यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर की तुलना में कम है तो फर्म विनियोग हेतु पूंजी उधार नहीं लेगी। MEC और ब्याज की दर में होने वाले असंतुलन को पूंजी स्टॉक में परिवर्तन ही दूर कर सकता है। अतः संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर को अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजी की सीमांत धारणा की कुछ आलोचना भी की जाती है। पहला ये बताया गया है प्रोफेसर हैजलिट के अनुसार कि एक अनिश्चित धारणा है जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता की व्याख्या अस्पष्टता और अनिश्चितता का बोध होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यवहार में सामान्यतः पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान नहीं होती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रोफेसर किन्स ने कहा था कि वे MSc जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, किंतु वास्तविकता ये है कि सब क्षेत्रों के लिए ये अलग अलग होती है। विनियोग मांग वक्र की व्याख्या अपूर्ण है। किन्स ने जो विनियोग मांग वक्र की व्याख्या की है उसमें पूर्णता नहीं है। इसमें पूंजी को तो शामिल किया गया है लेकिन अन्य तत्वों को शामिल नहीं किया गया है।
तो इस प्रकार जो है ये तत्व इस विनियोग को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।